और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप के सबके सब अच्छे होंगे। और ये लेक्चर एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि दोबारा डाल रहा हूँ इंट्रोडक्शन का। वैसे तो हर लेक्चर में कहीं ना कोई कमी तो बची जाती है, क्योंकि परफेक्टली आप सोचते बाद में कि अरे नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करके पुट करते तो शायद थोड़ा सा अच्छा होता। लेकिन इशू हो क्या रहा है कि पहले 3 जो लेक्चर डाले थे, 3 या 4, उनके अंदर साउंड का थोड़ा सा इशू था। तो इसलिए उनकी साउंड क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए सोचा कि दोबारा उनको एक बार एक लंबा सा लेक्चर बना करके ताकि सारे टॉपिक दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं, ताकि किसी को भी देखने वाले को परेशानी ना हो कि ये क्या डाल रखा है, आवाज़ प्रॉपर आए तो ही फ़ायदा उसका। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, थोड़ी सा बदलाव भी है उसमें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का आप उठाइए, चाहे वो हिस्ट्री, आर्ट का, किसी का भी कोई सब्जेक्ट उठाइए, आप उसमें एक चीज़ है कि उसकी गहराई, मतलब आप आगे बढ़ते चले जाओ, किसी सब्जेक्ट में जाइए आप आगे बढ़ोगे, आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरीके से नई नई चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालॉगस इसकी तरीके से कुछ चीज़ बताने की कोशिश करूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक बोट है और आपको सेल करनी है, मतलब समुद्र में उसको इधर से उधर लेकर के जाना है। अब आपके सामने पूरा समुद्र बड़ा समुद्र है, ठीक है। इसी तरीके से कोई सब्जेक्ट होता है आपके सामने, आप उसके अंदर आप जैसे जैसे नेविगेट करते हो तो समुद्र के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो उसकी विशालता कि वो इतना बड़ा फैला हुआ है, यहाँ से वहाँ आपके पास नई नई टेरिटरी आएंगी जिसको आप लोग नए नए टेरिटरीज़ को देखोगे। दूसरा ऑप्शन एक और है, उसकी गहराई। अब मुद्दा ये आता है कि हमारे लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इम्पोर्टेंट क्या है, गहराई या उसका विस्तार, या हमें कितना बड़ा एरिया उसका नेविगेट करना है। तो हमारे पास जो ये कोर्स रहता है +1 +2 में बेसिकली, तो हमारे पास बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि हमारे कुछ टारगेट सेट होते हैं कि ये पेपर है, इसकी प्रिपरेशन मेरे को करनी है, और उसमें फिजिक्स या कोई भी एक सब्जेक्ट आ रहा है तो उसको मैं किस नज़रिए से देखूं। वैसे तो फिजिक्स एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इवन इतना बड़ा है कि आप इसमें आगे से आगे जाते जा रहे हो, लेकिन ये आगे अब थोड़ा सा उसको फिलोसफिकल हो जाएगा। उसके बाद कोई गहराई की कोई सीमा अभी तक नहीं है, क्योंकि अब भी बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन है जो साइंटिस्ट के सामने या दुनिया में ह्यूमैनिटी के सामने अभी भी खड़े हैं, जो फिजिक्स से, पर्टिकुलर टेक्निकली फिजिक्स से रिलेटेड है सिर्फ। तो हमें इन दोनों चीज़ों के बीच में से खुद को यही चीज़ देखते हुए चलना है कि हमें क्या करना है, कितना करना चाहिए, जिससे कि हमारा एट प्रेजेंट का जो गोल है वो कम से कम हम लोग उसको अचीव कर पाएँ, और उसके बाद हम लोग उसकी गहराई की तरफ जाके देखें। अगर हमें वो सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट वो पसंद आता है तो हम दोनों चीज़ों में से कहीं ना कहीं बार्गेन करते हैं कि हमें किस वक्त पे क्या चीज़ करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग में अगर आप टेक्निकली सोचोगे इस बारे में तो बहुत से क्वेश्चन पॉपअप होंगे कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे होगा। ऐसी बात भी नहीं है कि आपको कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़नी हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो होपफुली बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी आंसर्ड हो जाते हैं इसमें, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन रह ही जाते हैं एंड में भी आकर। अब उनके लिए आपको फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको शायद उनके आंसर कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल पाए। अभी हाल फिलहाल के लिए हम लोग जितना बेसिक NCERT इस तरीके के लेवल का जो है हमारा, जिससे कि अक्सर हमसे नीट या JEE ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि NCERT आपके साथ कोई ब्लफ कर रहा है या कोई गवर्नमेंट आपके साथ ब्लफ कर रही है कि वो आपको सिलेबस कुछ और दे रही है और क्वेश्चन कुछ और पूछ रही है। क्राइटेरिया बेसिकली उसने अपना सेट किया है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आपको, एक पेरीफ्री आपको उसने दी है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग अपना ये +2 की जर्नी शुरू करते हैं। इसके अंदर नई नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, जो आपने दुनिया में अलग ढंग से नज़रिया देगी आपको दुनिया को देखने का, जिसमें कि आपको लगेगा कि हाँ एजुकेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू है, इससे मैं बहुत सारी चीज़ों के जो मेरे आसपास घट रही हैं उनके आंसर कर पाऊँगा। तो इसी होप के साथ हम लोग अपना शुरू करते हैं लेक्चर। इसके अंदर हम लोग पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास घटती हैं। ऐसी बात भी नहीं कि हमने कोई ऐसी चीज़ लाई है दुनिया में जिसको हम लोग खुद से लेकर के आए। हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन का अपना नज़रिया जब बदला तो हमें बहुत सारी चीज़ें दुनिया में काफ़ी आश्चर्यजनक ढंग से, सरप्राइजिंग वे से हमें अलग से मिली कि अच्छा इसको इस तरीके से देखें तो क्या हो सकता है। तो बात करते हैं आज हमारे पास चार्ज और चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके के फील्ड की हम लोग बात करेंगे आज इस चैप्टर में, जिसकी इंट्रोडक्शन हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। तो हमारे पास शुरुआत होती है कहानी की
चार्ज से। ये चार्ज की अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो एनसीईआरटी वगैरह में आप लोग शुरुआत में देखते ही पढ़ोगे तो ये मिलेगा आपको लिखा हुआ कि 400 बीसी के आसपास, 400 बीसी के आसपास भी लोगों को पता था कि कुछ करने से कुछ चीज़ें अट्रैक्ट कर पा रही हैं एक दूसरे को। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक एम्बर का एग्जांपल लिया। एम्बर को अगर रब करते हैं किसी सिल्क या वूल के कपड़े से तो कुछ लाइटर ऑब्जेक्ट्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है। और एम्बर को ग्रीक में बेसिकली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की डेरिवेशन वहीं से आई। तो बेसिकली क्या चल रहा होता था कि ये जो एम्बर है ये इलेक्ट्रीफाई हो गया है, ठीक है बेसिकली। तो इलेक्ट्रिफिकेशन कि मतलब आपने इसको फ्रिक्शन दिया किसी पर्टिकुलर कपड़े या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, तो इसके अंदर एक कैपेबिलिटी आ गई दूसरे किसी लाइटर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर पाने की, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छी बात है, पता थी लोगों को, लेकिन ये कितनी गंभीर हो सकती है, कितनी यूज़फुल हो सकती है, इस चीज़ के बारे में लोगों का ज़्यादा नज़रिया क्लियर नहीं था, ठीक है। फिर एक न्यूटन साहब आते हैं। उनके आते ही साइंस की सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं, अलग अलग फील्ड में रिसर्च, अलग अलग फील्ड में लॉजिक, उसकी लॉजिक ढूंढना पीछे का कि क्या कैसे हो रहा है फिनोमिना वर्ल्ड के जो आसपास फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं, तो उनके बारे में पढ़ना सीखना लोगों ने शुरू किया। तो एक ट्रम आई, इसी चीज़ को दोबारा देखा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। आपने ग्लास रोड लिया, उससे एक सिल्क के कपड़े को रब किया, तो आपके पास क्या हो रहा था, ग्लास रोड से अब आप लाइटर ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप इसको पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाओ, आप पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाओगे तो ये अटैच कर पा रहा था। अभी भी आप आसपास कोई प्लास्टिक रखी है, आपके पास कॉम्ब रखा है, उसको किसी अच्छे सिल्क के कपड़े से रब करो और पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके जाओ, वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरीके के फिनोमेना हम लोग देख सकते हैं। तो वहाँ से इन्होंने इसके ऊपर एक डिटेल स्टडी करनी शुरू की कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन ने बहुत सारी डिटेल में कर ली थी बातें, तो इस फोर्स के बारे में कि अट्रैक्शन क्यों है, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ी डिटेल स्टडी होनी शुरू हुई। तो अब हम लोग बात करते हैं चार्ज की। देखिए इस डिटेल स्टडी के अंदर हमें 2-3 चीज़ें पता लगी। हम बेसिकली ये 3-4 टॉपिक हैं जो इनमें आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में डील करने वाले हैं। तो हमारे पास पहली डिटेल स्टडी किस चीज़ की आई, चार्ज के बारे में हमें क्या पता लगा एक्सपेरिमेंटली। हालांकि एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म किए गए ये हम लोग टेक्निकली अभी देख करके बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें 2 चीज़ें पता लगी, एक चार्ज है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अब वैसे तो टेक्निकली तो इसका कोई यूज़ उस तरीके से तो नहीं है कि हम किसी क्वेश्चन में, लेकिन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो चार्ज 2 तरीके का ये पता था, ठीक है। अब उसको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव कहूँ, ब्लैक एंड वाइट कहूँ, येस और नो कहूँ, राइट और रॉन्ग कहूँ, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास सामने थे। लेकिन उन सब के ऑप्शन के बीच में से हमने 2 नाम चुनाव करने थे। उन नाम का चुनाव हमने क्या किया, एक को हमने कहा पॉजिटिव चार्ज, एक को हमने कहा नेगेटिव चार्ज। और बेसिकली नामकरण अगर हिस्ट्री में जाएँ तो बेंजामिन फ्रैंकलिन सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे शायद ये, तो इन्होंने इसका नामकरण किया और कहा कि यार ये इसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ, इस तरफ की बॉडी को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्लास रोड को चार्ज किया, रब किया सिल्क के साथ। अब एक पॉइंट पे आया कि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जो हम लोग टेक्निकली इस चैप्टर के एंड में दोबारा एक बार रिविजिट करेंगे, तो देखेंगे क्या उनके आंसर हम लोग कर पा रहे हैं। तो दोनों बॉडी चार्ज हो गई। अब हुआ क्या कि आप इस ग्लास रोड से भी उसको अटैच कर पा रहे थे, ग्लास से उसके पीसीज को लाइटर ऑब्जेक्ट के, और सिल्क से भी कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आप इनको मिलाते थे ये अनचार्ज हो जाती थी दोबारा। अब आप दोबारा इसको अगर इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म कर रहे थे तो आप इससे नहीं कर पा रहे थे, वही वाला उनको पीस ऑफ पेपर को पुल नहीं कर पा रहे थे। तो अब हुआ क्या, अरे ये क्या मजाक हो रहा है। तो उसने एक चीज़ कंक्लूड की इस पूरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद कि 2 तरीके का चार्ज एग्जिस्ट करता है। एक को उसने कहा पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल ग्लास रोड है, उसको कहा उसने पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, और सिल्क वाले उसको कहा कि नेगेटिवली चार्ज हो गई है, ठीक है। और जैसे ही दोनों चार्ज एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं। तो ये 2-3 फाइंडिंग यहाँ पर हुई आपके पास। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कहने का पर्पज़ था थोड़ा सा इसके लिए यही था कि आप जब भी एक +5 चार्ज को -5 चार्ज से मिला दोगे
मतलब कि आपने एक रब किया, उससे दोनों बॉडी चार्ज हो गई हैं, दोनों को दोबारा मिला दोगे तो दोनों की दोनों न्यूट्रल हो जाएंगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कुछ मिला के बहुत सारे, इस सिर्फ एक इस एक्सपेरिमेंट से नहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद हमें क्या लगा कि +5 और -5 को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आ जाता है, 0। ठीक है, अभी तक हमें इसका कोज नहीं पता है कि क्यों ये चार्ज ऐसे बिहेव कर रहा है, क्यों कोई बॉडी इस तरीके से बिहेव कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास पहली चीज़ निकल कर के आई, तो इसको बजाय ब्लैक एंड वाइट करने के हमें प्लस और माइनस कर दिया, ताकि हमारे पास एक क्वांटिटी, अगर ये +5 है और यहाँ पर अगर मान लीजिए समहाउ हम किसी तरीके से क्रिएट कर पाए -3 का चार्ज, तो हमारे पास इफेक्टिव चार्ज क्या होगा, 2 यूनिट का चार्ज हमारे पास इफेक्टिव चार्ज बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर प्लस माइनस मानते हैं तो इसमें एक थोड़ी सी यूटिलिटी ये है इसकी कि आप इसमें से दोनों को जब भी जोड़ोगे तो आपको एक टोटल सम पता होगा कि प्लस को इतने में से माइनस किया है या इतना प्लस में इतना माइनस किया है, तो आपके पास अल्टीमेटली एक रिजल्ट, कंसिस्टेंट रिजल्ट आता रहेगा। तो इसीलिए हमने इसको प्लस और माइनस की टर्म में रख लिया है। तो चार्ज के बारे में हमें 2-3 चीज़ें पता लगी। तीसरी एक प्रॉपर्टी पता लगी कि जब भी आप दो एक समान चार्जेज, एक टाइप के चार्जेज जिनकी पोलैरिटी एक है, मान लीजिए आपके पास इस तरफ भी प्लस चार्ज है और इस तरफ भी प्लस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब इसको इस तरफ फेंक रहा है और इसको इस तरफ फेंक रहा है। ठीक है ना, और लेकिन अगर माइनस माइनस है तब भी सेम है, मगर अगर प्लस और माइनस लिया तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। तो मतलब एक प्रॉपर्टी आपने क्या सीखी कि आप अगर दो सेम पोलैरिटी के चार्ज रखते हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स, जिस तरीके से फोर्स लगेगा वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। इसके लिए सिंपल से एक्सपेरिमेंट, वैसे तो एनसीईआरटी में 4-5 एक्सपेरिमेंट है, लेकिन अगर हम सोचें टेक्निकली, अगर आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट को सिल्क से, मान लीजिए आपने 2 ग्लास की रोड ली, दोनों को सिल्क से रब किया, तो हम कंसिस्टेंसी के हिसाब से मान सकते हैं कि दोनों ग्लास रोड पे जो भी चार्ज आया होगा वो सेम टाइप का आया होगा, क्योंकि सेम कंडीशन, सेम मटेरियल का ग्लास रोड ली, सेम ही सिल्क के कपड़े से हमने उसको रब किया। तो अब अगर हम इन दोनों रोड्स को समहाउ किसी तरीके से, इनका चार्ज कहीं और ना जाए, सिर्फ इन रोड के ऊपर ही रहे, अगर हम इन दोनों रोड को एक दूसरे के पास लेकर के आते हैं तो हमने देखा कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब हम सिल्क के कपड़े को रोड के पास लेकर के आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे वो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें ये पता लगा कुल मिला करके कि जब दो बॉडी सेम चार्ज की होती हैं तब वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और जब अपोजिट पोलैरिटी होती है तो अट्रैक्ट करती है। और ये सारी की सारी बातें बहुत सारे न्यूमेरस एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनली अराइव हुई। तो इस पूरे चार्ज के टॉपिक में हमने अभी तक ये पढ़ा है, चार्ज 2 तरीके का होता है, एक को हमने कहा पॉजिटिव चार्ज, एक को हमने कहा नेगेटिव। 2 तरीके की पोलैरिटी चार्ज की होती है। दूसरी चीज़ थी कि सेम पोलैरिटी का चार्ज क्या है, एक दूसरे को रिपेल करता है। अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, प्लस प्लस रिपेल करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, फिर से ये एक्सपेरिमेंट की, क्योंकि सालों का इसमें पीरियड लगा, उन एक्सपेरिमेंट से हमें एक चीज़ पता और लगी है, वो ये कि चार्ज अभी तक के जो नोन है उसके हिसाब से 2 ही तरीके का एग्जिस्ट करता है, प्लस और माइनस। ये 3-4 चीज़ें हमें फैक्ट याद रखने हैं इसके बारे में। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट भी इक्का दुक्का हमने डिस्कस किए कि अगर हमें ये पता करना हो कि दोनों अपोज करती हैं तो ये कैसे आप डिड्यूस करोगे। आज के दिन पे किसी बच्चे को बोला जाए तो ये ऑब्वियसली एक तरीके का एक्सपेरिमेंट हमने किया। इसके अलावा एक एल्यूमिनियम फॉयल का एक्सपेरिमेंट और है वहाँ पर। उसमें क्या है कि आप एक एल्यूमिनियम फॉयल को इस तरीके से, एक ही एल्यूमिनियम फॉयल को आपने इस तरीके से रखा हुआ है, फोल्ड करके यहाँ पर आपने इसको चार्ज किया, एक किसी पर्टिकुलर पॉजिटिव नेगेटिव उसकी बात नहीं करते, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज से आपने इसको चार्ज किया, तो मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये इतनी हल्की फॉयल है कि आपको ये थोड़ी सी देर बाद क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देगी, तो ये फॉयल जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, देखिए दोनों फेसेस पे, दोनों पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तो इसीलिए क्योंकि हमने दिया ही पॉजिटिव है, कंडक्टर है ये एक एल्यूमिनियम, तो इसने एक दूसरे को रिपेल किया। ठीक है, तो हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया। तो चार्ज के बारे में हमें 3-4 चीज़ें
अभी क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं लिखने लगूंगा तो, इसीलिए प्लीज़ इसको नोट कर लेना कि ये 4-5 बातें हमें यहाँ पता लगी। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट एक का दुक्का हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं कि दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने जैसे कहा कि अगर एक दूसरी नेगेटिव और पॉजिटिव बॉडी को मिला देते हैं तो उसके बाद वैनिश हो जाता है चार्ज, नेट चार्ज। ठीक है, अभी तक हमें ये नहीं पता है कि चार्ज की बेसिकली प्रॉपर्टी चार्ज हो क्यों रही है बॉडी। ठीक है, वैसे हमें पता है लेकिन उस वक्त के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अभी नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, क्या चार्ज एक तो फ्रिक्शन से हमने प्रोड्यूस कर लिया, क्या और तरीका भी है जो कि नॉर्मली हम लोग कहीं भी परफॉर्म कर सके, कुछ ऐसा तरीका भी हो सकता है। तो हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडक्शन, इंडक्शन ऑफ चार्ज। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम जब भी खास तौर से कनेक्टर, जब भी हम एक चार्ज बॉडी, मान लीजिए मैंने किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया है, ये मैंने कंडक्टर के पास लेकर के गया, मैं यहाँ पर एक कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है, इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, पहले तो कंडक्टर की एक दो प्रॉपर्टी जिसकी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी जिन फैक्ट्स की। वो पहली प्रॉपर्टी ये है कि कंडक्टर के अंदर आप के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट तो अलग बात है, मगर तब भी ये था कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है कि ये जो है यहाँ पर जो हमें अभी तो पता है कि यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ईजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहर की सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, तो अगर कोई फील्ड अप्लाई करोगे इसके ऊपर तो उससे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर चार्ज शीट की तरफ यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर की नेगेटिव चार्ज हमें अभी तक तो एटलीस्ट एस्टेब्लिश कन्वेंशनली मान चुके हैं कि हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको नेगेटिव मानते हैं। तो नेगेटिव जो चार्ज है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा ड्यू टू, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट कर सकता है, अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। इस एंड पर जब नेगेटिव चार्ज होगा तो कुल मिलाकर प्रॉपर्टी हम लोग जैसे कि आगे देखेंगे, दूसरे एंड पे क्या होगा, दूसरे एंड पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रोड्यूस किस वजह से हुआ, क्योंकि इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है जो इसको न्यूट्रलाइज कर रहा था वो कहाँ मूव कर गया, वो इस कोने पे मूव कर गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी तरीके से ऐसा अरेंजमेंट आ जाए कि हम लोग इसको इस पर्टिकुलर चार्ज को मूव करवा दें, इससे बाहर ले जाएं, ठीक है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज का ऐसा कोई सेटअप बिठा सकें या कुछ भी ऐसा कर सकें जो कि इसको अटैच करके अपने पास बुला ले या यहाँ से नेगेटिव चार्ज भेज करके इसको न्यूट्रलाइज कर ले, तो हमारे पास एंड में बचेगा क्या, यहाँ का वाला चार्ज जो है वो मूव कर जाएगा इस तरफ। ठीक है, अब इस पूरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव नेट चार्ज बच गया क्योंकि इसको जो काउंटर करने वाला पॉजिटिव चार्ज था वो जा चुका है। अब हमारे पास इस बॉडी को अगर अलग कर ले हम लोग तो इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो इस तरीके से भी हम, एक तरीका है कि इस तरीके से भी हम इसको चार्ज को इंड्यूस, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, एक तरीका और एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में अच्छा दिया, वो थोड़ा सा आसान भी है, वो हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, आपने दो बोब लिए, इनको बिल्कुल स्लाइटली टच किया, दोनों कनेक्टर हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया और इस, क्योंकि ये तो अभी तक तो इकट्ठे टच ही किए हुए थे एक दूसरे को, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपने क्या किया, इसी मूवमेंट के ऊपर इस पर्टिकुलर को इधर लेकर के चले गए, तो हमारे पास यहाँ पर तो एक नेगेटिव चार्ज बच गया और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से भी इंड्यूस हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इस बोब के ऊपर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बात थी कंडक्टर, इंसुलेटर में क्या हो सकता है। इंसुलेटर में देखिए चार्ज बहुत मुश्किल है मूव करना, लेकिन इंसुलेटर में भी एक प्रॉपर्टी जरूर है। जैसे ही आप इसको इस तरफ रखोगे तो इंसुलेटर के अंदर क्या है कि, बाकी आगे पढ़ेंगे इसको, वैसे यहाँ पर जो भी इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस थे जो कि पहले ऐसे थे कुछ, अब वो एलंगुएटेड हो गए, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ। तो कुल मिलाकर के इस सरफेस पे एक नेट नेगेटिव चार्ज जरूर आ जाएगा और यहाँ पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन यहाँ फ्री नहीं है। मतलब
एटम को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जा रहे हैं, ये एक बॉन्ड है। लेकिन फिर भी हम पोलराइजेशन एक देखते हैं, एक पोल बन जाएगा इसके अंदर। तो इस चीज़ को हम आगे फर्दर भी डिस्कस करना है। तो अभी के लिए इतना ही इसके लिए इंडक्शन के लिए। तो हमारे पास इंडक्शन का एक प्रॉपर्टी है जिसकी थ्रू हम लोग चार्ज कर सकते हैं बॉडीज़ को, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, नोट करके रखिएगा कि आप इसमें फिजिकली ऑब्जेक्ट को दूसरे को टच नहीं कर रहे जा करके, ठीक है। आपने दूर से ही ये सब कुछ किया है, इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। इंड्यूस किया आपने चार्ज दूसरी बॉडी के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर आपने वो बॉडी अलग नहीं की, मान लीजिए आपने ये चार्ज कर ली थी और आपने ये बॉडी हटा ली यहाँ से, जो कि जिसकी वजह से चार्ज इंड्यूस हो रहा था, तो ये न्यूट्रल अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाएगी। ये पूरा का पूरा चार्ज, नेट चार्ज जो था वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो कंडक्टर पहले थे न्यूट्रल पड़े हुए थे वो एज इट इज़ वैसे ही न्यूट्रल कंडीशन में दोबारा भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोबारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि नेट चार्ज जो है, अगर जब तक ये जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, जब तक जुड़े हुए हैं तो नेट चार्ज इसके ऊपर सेम ही रहेगा। बस इतना होगा कि उसकी लोकेशन यहाँ पर थोड़ी सी पोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर दूसरे चार्ज की पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव का एक पोल टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी, पोलराइजेशन हो जाएगा। बाकी इसके अलावा नेट चार्ज जो है वो जीरो ही रहेगा। तो हमारे पास ये भी हो गया, ठीक है भैया। अब हमारे पास आता है इसके अलावा एक चीज़, वो ये कि इंडक्शन की बात करिए, और ये नोट करते रहना पॉइंट, अगर आपको ये लेक्चर कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इन चीज़ों को, क्योंकि ये फैक्ट है। इन फैक्ट्स के बेसिस पे हमें अपना एक क्वेश्चन आंसर देने की कैपेबिलिटी देखनी किस तरीके से कर पाते हैं। अच्छा जी, आपने पढ़ लिया चार्ज क्या था, छोटा छोटा सा आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन। कई लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा नए नए टाइम पे जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन देखते हैं कोशिश करके कि कुछ कन्फ्यूजन इसमें बचेगा क्या। ऐसा बचना तो नहीं चाहिए, वैसे इतना खतरनाक तो नहीं है ये। तो हम लोग देखते हैं जब कि मान लीजिए आपकी एक बॉडी है पूरी, ये हमें पता है कि बायोलॉजी में 10th तक पढ़ते हुए है कि ये सेल्स से मिलकर बनी है। इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है एक। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि हाफ सेल, ठीक है। एक पूरी लिविंग एंटिटी होने के लिए आपको पूरा सेल चाहिए, आधा सेल एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, ठीक है ना। लिविंग सेल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने यहीं पर क्वांटाइजेशन की तरह भी देखना है। क्या है कि हमारा जो फाइंडिंग निकली धीरे धीरे करके, वो उस चीज़ पे पहुंची, हम लोग एक पॉइंट पे पहुंचे कि हर एक बॉडी जो है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चार्ज है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है वो चार्ज सबसे छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज, वैसे तो आजकल और भी इसके ये भी बोलते हैं कि ये 3 अलग चार्जेस से, अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसमें 2 चार्ज हैं, पॉजिटिव दोनों चार्ज हैं और एक अनचार्ज है, इस तरीके से करके, या फिर 2 एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, तीसरा एक नेगेटिव चार्ज को दे रहा है। तो उस तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंटली जो स्टेबल पोजीशन है वो अभी तक हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो सबसे छोटी एंटिटी है जो यहाँ से वहाँ मूव कर सकती है चार्ज की, ठीक है। तो एक सेल की तरह किसी भी बॉडी, चार्ज बॉडी की जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो सबसे छोटी यूनिट है, वो इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी में मान लीजिए 100 सेल हो सकती है, 100.5 सेल नहीं हो सकती। 100 तक पहुंच गए, क्योंकि जब वो 0.5 की बात करेंगे हम लोग, तो हम उस सेल की बात कर रहे हैं जो हाफ है। लेकिन हाफ सेल तो हमने पहले ही कहा कि एग्जिस्ट नहीं करती। तो 100 हो सकती है, 101 हो सकती है, 99 हो सकती हैं सेल बॉडी में, मगर 100.5 या 99.5 सेल्स बॉडी में नहीं हो सकती। ठीक उसी तरीके से आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी चार्ज बॉडी है, आपके पास जो भी उसकी टोटल चार्ज होगा वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, और उसको उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैं गुणा कर दूं तो उससे आपका चार्ज की वैल्यू आ जाएगी पक्का। तो इसको बोलते हैं NE। ई प्लस माइनस लगाने का पर्पज़ क्या है और एन क्या है? एन क्या है? इंटीजर। मान लीजिए आपके पास 100 सेल है, अगर मैं इसी सेल के टॉपिक को एक्सटेंड करूं, एक सेल की बजाय एक इलेक्ट्रॉन लग लूं, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है,
100 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, n की जगह 100 पुट करेंगे और e की जगह क्या पुट करेंगे, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। नेगेटिव इसको लेते हैं हम लोग बाय कन्वेंशन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव की जगह भी सेम चार्ज होगा मगर पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। तो क्वांटाइजेशन बेसिकली क्या है कि जो सबसे मिनिमम अमाउंट है चार्ज का, वो चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, ठीक है। और सारे का सारा चार्ज जितना भी दुनिया का बना है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन के मल्टीप्लिकेशन से कहीं ना कहीं बना है, इसके अलावा कहीं से और चार्ज नहीं आता। टोटल अगर देखा जाए तो चार्ज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर ही है। ये क्वांटाइजेशन की बात थी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब कि आप इलेक्ट्रॉन से उसका चार्ज अलग नहीं कर सकते हो। ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जैसे कि इसके पास मास है, मास अलग नहीं कर सकते आप इसके, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरीके से चार्ज भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों का चार्ज हमेशा उनके साथ रहता है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं हम लोग एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब क्या है भाई, चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब अगर आपने +5 लिया और इसके साथ रख दिया -3 तो ये दोनों जुड़ जाएंगी, बिना आपसे पूछे जुड़ जाएंगी और ये कुल मिलाकर के आपको नेट चार्ज देगी 2 यूनिट का, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है आपके पास ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर लिख दिया। फिफ्थ आपके पास आ गई है इसकी यूनिट, SI यूनिट कूलम से, इसकी SI यूनिट कूलम से। और अभी अगर आप इसी यूनिट्स के बारे में भी एक डिटेल डिस्कशन +1 की सीरीज़ में चल रही है, तो उसके लिए भी अगर आपको अभी आज या कल में अपलोड हो जाएगा वीडियो, तो उसको भी अगर आप देख सकते हैं। अगर यूनिट के बारे में कई लोगों को कई सारे मिसकॉन्सेप्शन होते हैं तो आप एक बार उसको ज़रूर देखिए। मेरे पास जितनी नॉलेज है उतनी मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें इसमें बची रह जाएँ, ठीक है। तो यूनिट इसकी कूलम्स है। चार्ज की क्वांटिटी कितनी है एक इलेक्ट्रॉन पे, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू मैग्नीट्यूड 10⁻⁻16 कूलम। अभी क्वेश्चन आपके पास यहाँ से आ सकता है कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको निकाल के देखिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर प्लीज़ ज़रूर कीजिए कितने आपके पास ये निकलते हैं। अब हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी और है, इन 5 लिख ली हमें। इसके अलावा यह प्रॉपर्टी है इस तरीके से कि प्लस माइनस होता है, 2 तरीके का चार्ज एग्जिस्ट करता है, प्लस माइनस, ठीक है। हम लोग जब भी डील कर रहे होते हैं तो नेट चार्ज में डील कर रहे होते हैं, हमें ये पता होता है कि यहाँ पर कोई बॉडी चार्ज है तो इसके ऊपर नेट कुल मिला करके। अच्छा, हमारे पास अब आ गई है बॉडी 6, अगर लिखते हैं कंजर्व्ड। देखिए कंजर्व्ड का मीनिंग जब भी लिखते हैं तो इसमें एक अच्छी चीज़ लिखता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन कहता है कि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और आज तक भी करते ही आ रहे हैं, तो हमें कभी भी ऐसा इवेंट नहीं मिला है जिसमें कि चार्ज कोई नया प्रोड्यूस हो गया। इसका मायने क्या है, इसके मायने देखिए। आपने फॉर एग्जांपल एक गामा रेज के बारे में बात करते हैं। गामा रेज यहाँ से आ रही थी, इसको जब समहाउ किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग इसको जब टुकड़ों में टूट जाती है, मान लीजिए हम लोग, तो हमने ऑब्जर्व क्या किया, मतलब साइंटिस्ट ने, सॉरी हमने बोलता, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक पॉजिट्रॉन निकलता है। ये आ रही थी आपके पास गामा रे। गामा रे अनचार्ज होती है, अनचार्ज्ड। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के आसपास घूम रहा था, आपने इसको अलग कर दिया, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर। आपने पीछे क्या छोड़ दिया, आपने एक पॉजिटिव
न्यूक्लियस छोड़ दिया, जिसके पास सरप्लस है चार्ज, मतलब उसके चार्ज को पहले तो बैलेंस कर रहा था, पॉजिटिव को नेगेटिव से हो रहा था, मगर अब आपने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को अलग से निकाल लिया है, तो आपके पास यहाँ पर एक चार्ज आ गया, पीछे भी ये बॉडी चार्ज हो गई है। लेकिन अगर इफेक्टिवली देखें तो हमने कोई नया चार्ज नहीं लिया, एक चार्ज एक दूसरे से अलग ही किया है इस चार्ज को बस, ठीक है। तो नेचर में हो क्या रहा है कि देखिए ये वाला सीन समझ में आ रहा था कि यहाँ पर जो है चार्ज वही रहा क्वांटिटी वाइज, हमने प्लस चार्ज हमारे पास एक था, माइनस चार्ज एक था, हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, अभी भी हमारे पास एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, भले ही वो अलग अलग जगह पर रखा है, पहली बात, ठीक है। तो हमने कोई चार्ज यहाँ प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन ये यहाँ पर एक चीज़ हमने नहीं पाई कि एक अनचार्ज पार्टिकल गामा रेज निकल रही थी, जब ये बाइफर्केट होती है तो ये दो पार्ट में बदल जाती है, एक इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिट्रॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इफेक्टिवली एक अनचार्ज बॉडी ने भी क्या प्रोड्यूस किया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि पूरे जो वर्ल्ड का जो चार्ज है इस वक्त पे वो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि अगर नया चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो जितना प्लस प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही माइनस भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी तरीके से हम नेट चार्ज अगर बात करें वर्ल्ड का तो वो पूरा पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, क्या वर्ल्ड का पॉजिटिव चार्ज भी कांस्टेंट है और नेगेटिव चार्ज भी कांस्टेंट है? इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए जैसे ही गामा रेज ये पहले अनचार्ज थी तब तक ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन नहीं था सृष्टि में, ये तब तक पैक्ड था इसके अंदर, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, ये नया एक पॉजिटिव चार्ज भी प्रोड्यूस हो गया, नया नेगेटिव चार्ज भी प्रोड्यूस हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो बनता रहता है, मतलब जितना अब है वो कम भी हो सकता है कि ये दोनों मिलकर के दोबारा गामा रेज में बदल जाएं, तो उसके बाद क्या होगा, ये दो चार्ज पार्टिकल ख़त्म हो गए, वैनिश हो गए, ठीक है। एक तरीके से हम लोग अगर देखने जाएं इसको तो हमें एक अनचार्ज पार्टिकल मिलेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर इस तरीके से कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता घटता रहता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता घटता रहता है, लेकिन जो नेट चार्ज इस वक्त पे यूनिवर्स का होगा, अगर कुछ है नेट चार्ज यूनिवर्स का, तो वो बेसिकली क्या है कि वो कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि नेट चार्ज जो है वर्ल्ड का वो कांस्टेंट है। हमारे पास ये आ गया, कंजर्व्ड की बात कर ली हमने, नेट चार्ज कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है, ये बात हमने कर ली। अच्छा, इसके अलावा इसकी कोई और प्रॉपर्टी, एडिटिविटी हमने कर ली, इसकी क्वांटाइजेशन कर लिया। क्वांटाइजेशन के बारे में होपफुली अगर कोई भी इशू किसी भी टॉपिक में रहे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेरे को बोलना कि इस तरीके का इशू है इसमें। तो ये हमने बात की चार्ज के बारे में कुछ। अब हमने चार्ज की प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट में डालना मेरे को कि आपने इसमें क्या नया सीखा है। इसके अलावा हमारे पास अब एक चीज़ आ गई, हमने चार्ज पढ़ लिया कि अच्छा ये चार्ज बॉडी है भैया, इसको हमने चार्ज कर दिया फ्रिक्शन से या इंडक्शन से। एक दूसरी चार्ज बॉडी ली, उसको हमने चार्ज कर दिया फ्रिक्शन से, इंडक्शन से। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब कोशिश ये आती है कि अब आगे क्या, अगला स्टेप क्या था कि कितना रिपेल कर रही है, कितना अट्रैक्ट कर रही है, इनके बीच में प्यार या नफ़रत कितनी है, ये कैलकुलेट करना बच गया। इसके लिए कूलम्ब्स ने बहुत सारे, फिर से कहता हूँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। हम लोग देखिए फिज़िक्स में जैसे ही आप लोग पढ़ना शुरू करोगे तो आपको दो चीज़ें हमेशा इसमें मिलेंगी। एक बोलते हैं एम्पीरिकली, एक वर्ड है एक्सपेरिमेंटली जिसको बोलते हैं। आप एक्सपेरिमेंटली को थ्योरी डिड्यूस करते हो कि अच्छा इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके मैंने डिड्यूस किया है कि हाँ ये एक्सपेरिमेंटल मेरे पास फाइंडिंग्स ये आ रही है। दूसरा ये, कई बार हम लोग थ्योरी से भी हम लोग कई चीज़ें प्रपोज करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता होगा, क्योंकि अगर यहाँ तक ठीक है तो आगे इस तरीके से होना चाहिए। उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स बोलते हैं, कि एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट होते हैं। ऐसे आपको आगे चल के फिजिक्स में सुनने मिलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए कूलम्ब्स की बात करते हैं। कूलम्ब्स ने बहुत सारे एफर्ट्स के बाद, देखिए 1776 आसपास इसने तब बड़े हार्ड वर्क के साथ ये कैलकुलेट किया कि कितना ये फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन है, ठीक है। फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन को कुल मिलाकर हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को क्वांटिफाई जब इसने किया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, ये एक चीज़ पर पहुंचा कि ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो दो चार्ज बॉडी के बीच में लग रहा है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड जो है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ भी इसका मैग्नीट्यूड हमने ले लिया है, ठीक है।
ये उसका मैग्नीट्यूड निकल करके आ रहा था फोर्स का, वो धक्का दे रहा था तो भी अगर एक बॉडी का चार्ज Q1 है दूसरी का Q2 है और उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो जो रिपल्शन दे रहा था वो भी, और जो अट्रैक्शन दे रहा था, अगर नेगेटिव ले लिया और एक को पॉजिटिव, Q को पॉजिटिव और Q2 को नेगेटिव ले लिया, अपोजिट चार्ज लिए तब जो अट्रैक्शन था, सेम चार्ज लिए तब जो रिपल्शन था, दोनों मिला करके क्या आ रहे थे, मैग्नीट्यूड इतना निकल करके आ रहा था। ठीक है, पहली बात। दूसरी फाइंडिंग क्या थी, देखिए ये चीज़ ज़रूर लिखते रहना। दूसरी फाइंडिंग क्या थी, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मतलब कि आपने ये बॉडी ली, ये एक दूसरी चीज़ ली, इसने इसको पुल करने की कोशिश की। अब अगर ये इसको पुल कर रहा है तो ये भी इसको पुल कर रहा था। ठीक है, तो इससे एक फोर्स ऑफ, मतलब अगर आप मुझे पुल कर रहे हो तो उतने जितने फोर्स से आप मुझे पुल कर रहे हो उतने फोर्स से मैं आपको पुल कर रहा हूँ। सेम ग्रेविटेशन के आसपास हम लोग पहुँच रहे थे, जितना ग्रेविटेशन फोर्स आप अर्थ पे लगा रहे हैं उतना ही अर्थ आप पे लगा रही है। सेम उसी तरीके का यहाँ पर भी एक फंडा था। ठीक है, थर्ड बात, ये थर्ड चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। अलोंग जो फोर्स था, इसको लिख दो, फोर्स अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज बॉडीज, ये एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग थी। क्या है कि आपके पास एक चार्ज बॉडी ये रखी है, एक चार्ज बॉडी ये रखी है, ये एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो इस लाइन के अलोंग लगा रही है, या यूँ लगा रही है चाहे यूँ लगा रही है, किसी भी तरीके से लगा रही है, किसी भी डायरेक्शन में लगा रही हो, वो लगेगा इन दोनों की जो सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है। ठीक है, बेसिकली ये तीन बातें याद रखनी है जब भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हमें ये तीनों चीज़ें इसमें याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं दोबारा से, ये दो बातें जरूर याद रखिए। न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड है, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है ये, और दूसरी बात है अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग, दोनों चार्जेस को जोड़ रही होगी उसी लाइन के अलोंग लगेगा। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें, देखिए ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स की बात करेंगे, देखिए वन डायमेंशन की बात करते हैं, थ्री डायमेंशन की बात नहीं करते हैं अभी। एक एक्सिस है सिर्फ हमारे पास ये। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, मान लीजिए चार्ज Q1 है, Q2 है, ये चार्ज भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव मैंने चार्ज ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो मान लेता हूँ कि मैं इसको F1 जो 2 की वजह से लग रहा है और यहाँ पर F2 जो 1 की वजह से लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पहली बात तो क्या थी कि F12 की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, F21 की मैग्नीट्यूड की। ये आपका न्यूटन का नियम इस पर लग गया है। दूसरी बात क्या है, डायरेक्शन। ये देखिए इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो F1 की जो 2 की डायरेक्शन है वो किसके, इसको हम लोग इस तरीके से कंसोलिडेट फॉर्म में लिख सकते हैं कि F12 जो होगा F21 के अपोजिट मैग्नीट्यूड बराबर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ और है यहाँ पर देखने लायक। हमारे पास है ये कांस्टेंट, आप डिस्टेंस वेरी कर सकते हो, Q1 Q2 वेरी कर सकते हो, इसमें 4 और पाई का भी आपको पता है क्या है। अब हमारे पास बच गया ये जो टर्म है, नहीं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, टीवीटी। अब इस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की अगर बात करें तो ये वैक्यूम के लिए इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसमें लिख देते हैं वैक्यूम। ये हमें क्या दिखा रहा है कि कितना इजीली एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स लगा पा रहे हैं।
जैसे जैसे मटेरियल जो दो चार्जेस रखे हैं, अगर आपने उठा करके दोनों चार्जेस को किसी और तरीके के मटेरियल में रख दिया, किसी बीच में कोई ऐसी मटेरियल ले आए, हवा की बजाय कोई गैस ले आए, कुछ और चीज़ ले आए जो कि अलग टाइप की थी, तो उसकी वजह से जो फोर्स है उसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। तो इस फॉर्मूले में क्या चीज़ बदली, ना चार्ज बदला ना आपने डिस्टेंस बदला, तो क्या चीज़ है जो फोर्स को बदल रही है, वो ये परमिटिविटी है। परमिटिविटी इन द सेंस कि परमिशन सॉर्ट ऑफ लगा सकते हो आप, कि ये कितनी परमिट करता है कोई मीडियम इस फोर्स के इन्फ्लुएंस को एक दूसरे पे लगने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि कितना आपका फोर्स लगेगा किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए। तो वैक्यूम के लिए हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया और उसके अंदर एप्सिलॉन नॉट आपकी क्या रहेगी, परमिटिविटी रहेगी, ठीक है। ये आपके पास एक कूलम लॉ हो गया। इसके अलावा वैल्यू हम लोग इसकी साथ साथ में लेकर के चलते रहेंगे, जैसे क्वेश्चन निकालेंगे। हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास एक चीज़ और आई है इसके अलावा, वो ये कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बताता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें बता रहा है इस लॉ के साथ वैलिड है, ठीक है। ये हमें क्या कहता है, पहली बात, एक सेटअप लेते हैं, यहाँ पर एक चार्ज रखा आपके पास, यहाँ पर एक चार्ज रखा है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस ही मान लेते हैं, चलो नेगेटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लिया हमने, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों चार्जेस की बात करूं तो ये एक फोर्स लग रहा है जो इन दोनों को मिलने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है। यहाँ से इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरफ लग रहा है। इस चार्ज की बात करते हैं Q1 की, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कुल मिलाकर के एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इस चार्ज के ऊपर दो अलग अलग टाइप के चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है। एक पॉजिटिव चार्ज है जो इसको रिपेल कर रहा है और एक नेगेटिव चार्ज है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहते हैं, देखिए, पहला, इस चार्ज Q1 के ऊपर Q1 is acted upon by forces due to Q2 and Q3। इस पे दोनों चार्ज फोर्स लगाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, फोर्स ड्यू टू Q2 is independent of force due to Q3। ये पॉइंट समझने का। यहाँ पर क्या है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इसकी वजह से भी लग रहा है और इसकी वजह से भी लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है कि अगर ये ना होता तब भी वो उतना ही फोर्स लगाता, जब ये है तब भी उतना ही फोर्स लग रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि इसके ऊपर इसके होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये जो फोर्स लगाता, मतलब लगा लो, अगर मान लीजिए ये इसको उधार के तौर पे देखते हैं, इसको मान लीजिए 100 रुपये लेने हैं इससे, इसको 50 रुपये लेने हैं इससे, ये देने हैं इसके 50 रुपये, सॉरी, ठीक है, इसको इसके 50 रुपये देने हैं, इसको इससे 100 रुपये लेने, इसको इसके देने थे या नहीं देने थे, इस चीज़ के ऊपर इसकी उधारी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब इसको तब भी 100 रुपये लेने थे, अब भी 100 रुपये लेने हैं। ठीक इसी तरीके से इसको 50 रुपये देने थे, इससे इसका क्या रिलेशन है, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको 50 रुपये पहले भी देने थे, अब भी देने हैं, चाहे इसने इससे लिए थे या नहीं लिए थे, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से फोर्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। इसकी वजह से जो भी फोर्स इस पे लग रहा है, इस पे इसका कोई फ़र्क नहीं है, ये था तब भी, या चाहे यहाँ पर और फोर्स और चार्ज आ जाए,
तब भी इसके ऊपर इसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो कूलम्स लॉ से हम लोग ईजिली ड्राइव कर सकते हैं। ये बात सिंपल सी चीज़ है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कूलम लॉ के हिसाब से जो फोर्स आएगा, जो हमने फार्मूला देखा था अभी, वही फोर्स इस पर लग रहा होगा। ठीक है, अब हमारे पास बात करते हैं तीसरी इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, नेट इसको कितना देना है। ठीक है, अब देखिए 100 रुपये इसको इससे 100 रुपये लेने हैं, इसको इससे 50 रुपये लेने हैं, तो नेट इसको कितना देना है। अगर इसके 50 रुपये इसके पास आ जाएं तो इसको नेट कितने देने पड़ेंगे, 50 रुपये। लेकिन रुपये तो स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ भी ऐसा ही है। इसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है इसकी वजह से और इसके ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, आप इनको दोनों को ऐड करोगे। मतलब यहाँ पर पहले क्या था, ये आदमी -100 में था, 100 रुपीज़ में, और +50 इसकी तरफ से था, तो इसको नेट जो था -50 में था, मतलब इसको 50 रुपये की देनदारी थी। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है, इसके पास ये तो था स्केलर क्वांटिटी में हमने ऐड कर दिया। अभी क्या है कि इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, सेम इसी तरीके से ये चार्ज भी इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। हमें नेट फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों फोर्सेस को देखिए, F1(2) की वजह से प्लस F1(3) की वजह से, इन दोनों को जोड़ना है। किस तरीके से जोड़ेगा, वेक्टर सम होगा सर। तो वेक्टर सम आपको देखना है F नेट, F1 नेट। अब यहाँ से क्वेश्चंस शुरू होते हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं अलग अलग टाइप से। तो उनके लिए लेक्चर नंबर 4 से हमने कुछ डाला हुआ है, तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा आप। जितने फिजिकल कांस्टेंट है जैसे कि एप्सिलॉन नॉट, इन सब की जितनी वैल्यूज़ हैं वो आप लोग नोट डाउन करके अपने उसमें रखिए कि इस तरीके से, और एनसीईआरटी को साथ साथ फॉलो करते रहिए। उन क्वेश्चंस को निकालने की कोशिश करके देखिए। इस लेक्चर का फ़ायदा आपको कुछ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। कोई भी अगर फ़ायदा आपको मिल पा रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में अगर कुछ लिख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स इसको देख रहा होगा, अगर आप कमेंट में कुछ लिख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपको नहीं पसंद है तो वो भी लिखिए कि इसलिए ये यहाँ पर इस वजह से हमें पसंद नहीं आया। दूसरी बात, अगर आपको ठीक लगे तो रिकमेंडेशन में कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि हाँ ये लेक्चर ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। कोई अपना 20, 25, 30 मिनट, जितने मिनट का भी लेक्चर है उसमें अपना टाइम लगाए, इनपुट दे, या फिर वेस्ट ना करे, सॉरी। तो इसीलिए इसी होप के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।